Hello everyone. Today we will continue a new poem from the book Beehive and the title of the poem is Rain on the Roof. आज हम लोग एक न्यू पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, रेन ऑन द रूफ, और जो लिखा गया है किनके द्वारा, कोट्स किन्ने के द्वारा. So now I am going to start the poem. But before starting the poem, I am going to give you few introduction of the poem, and that is what we can see here, that is the title is Rain on the Roof. So we can make out that the poem is about the rain. तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पोएम है वो किसके बारे में है, रेन के बारे में है. एंड इन दिस पोएम द पोएट इज टेलिंग अबाउट द मेमोरीज ही हैज़ ऑफ द रेन. और इस पोएम में जो पोएट हैं वो किसके बारे में हम लोग को बताएंगे कि रेन से बारिश से उनकी जुड़ी हुई क्या यादें हैं. एंड व्हाट the sound of the raindrops falling on the roof of his house brings back sweet memories of the past. और जो राइटर है, जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं तो उन रेन ड्रॉप्स से उनकी जो पास्ट के जो स्वीट मेमोरीज हैं, जो मीठी मीठी यादें हैं, उनको वो क्या करते हैं, याद करते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सो व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. कह रहा है कि जब आसमान जो है पूरे डार्क क्लाउड से भरा होता है और जब बारिश होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या कभी आपने, पैटर मीन्स होता है आवाज़ गिरने की, थपथपाने की ऐसी आवाज़ होती है, बट यहाँ पे बारिश के बूंदों की गिरने की आवाज़ है. तो क्या आपने कभी जो सॉफ्ट रेन, जो छत पे जो बारिश की बूंदें गिरती हैं, क्या आपने कभी उसके आवाज़ को सुना है? एंड इट मीन्स नॉट ओनली हियर फ्रॉम द ईयर, इट मीन्स दैट हैव यू फोकस्ड ऑन इट. इट हैज़ मेंशन्ड लिसन नॉट हियर. इसका मतलब क्या है कि वो कहना ये चाह रही है क्या आपने कभी उसको मन से सुना है. अब मन से कैसे सुना जाता है? वेरी सिंपल, जैसे कि आप सॉन्ग सुनते हो तो पूरा उसको एंजॉय करके आंख बंद करके उसको फील करते हो. सो दैट इज मीन्स मन से सुनना, मीन्स यूज द ईयर्स एंड फील विद द हार्ट. कि कानों से उसको सुनिए और दिल से उसको, अपने मन से उसको फील कीजिए. व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं जब आप इस प्रकृति की इस मीठे से धुन को, सुर को आप सुनते हो. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएम ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. अब कह रहा है कि इस पोएम को पढ़िए और पता कीजिए कि जो पोएट हैं जब रेन को सुनते हैं तो उनके मन में क्या क्या विचार आते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेंजर्स. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर over all the starry spheres and the melancholy, please pronunciate it as melancholy, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain over it. So first of all we see few of the word meaning of it. So first one is what? Humid. Humid means something which is full of moisture, मतलब जो किससे भरा हुआ हो, मॉइस्चर से भरा हुआ हो, नमी से भरा हुआ हो. एंड व्हाट इज शैडोज हियर? शैडो रेफर्स टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स विथ कास्ट अ शैडो ऑन द अर्थ. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉइस्चर है, और मॉइस्चर जो किससे, बादल से घिरा हुआ है, मतलब बहुत काले बादल हैं. उन काले बादल जो हैं वो रेन ड्रॉप से भरे हुए हैं, और आसमान में जब बादल आते हैं तो नीचे जो है वो ज़मीन पे क्या बनता है, शैडो बनता है. तो वही कह रहा है कि विद द ह्यूमिड शैडोज होवर कहने का मतलब क्या हुआ कि आसमान में बहुत काले घने बादल छाए हैं और वो बारिश की, मतलब मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब पानी से भरे हुए. नेक्स्ट वन इज व्हाट? होवर. व्हाट डू मीन बाय होवर? मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना. एंड व्हाट डू मीन बाय मिलांकोली? मिलांकोली मतलब होता है सैड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ब्लिस? हैप्पीनेस. एंड व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट यू कैन से, कॉटेज. ओके, कॉटेज. कॉटेज मीन्स क्या होता है? झोपड़ी. आप मतलब कह सकते हो कि जिस रूम, ऐसे तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो जिस रूम में है उस रूम को क्या कहा जा रहा है? कॉटेज चैम्बर कहा जा रहा है. बट एक्चुअली इसका हिंदी क्या होता है? झोपड़ी. बट इट डज नॉट मीन दैट अ राइटर इज इन अ हट. बट इसका मतलब ये नहीं कि जो राइटर हैं वो कहाँ है, हट में नहीं, वो अपने रूम को ही क्या कर रहे हैं, कॉटेज चैम्बर कर रहे हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज व्हाट? पैटर. सो पैटर मीन्स तो ऐसा थपथपाना होता है, बट हेयर मीन्स व्हाट? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ. यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स की बूंदें जो ज़मीन पे गिरती हैं आसमान से, उसके आवाज़ को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पैटर कहा जा रहा है. सो व्हाट द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, इट मीन्स व्हाट?
कि when the and what the humid shadows refer, तो humid shadows refers to dark clouds which are full of water. हमने अभी अभी आपको बताया ना कि humid shadows over का आने का मतलब क्या हुआ कि वो क्लाउड जो पूरा का पूरा बहुत ब्लैक हो और वो पानी से भरा हो, मतलब बरसने ही वाला हो. Hover refers to the dark clouds, so you can understand it means the shadows over. So what the poet is saying that when the sky is full of these clouds and moisture, तो पोएट ये कह रहे हैं कि जब आसमान जो है इन सारे क्लाउड से भर जाता है, मॉइस्चर से भर जाता है और इतना ज़्यादा भारी हो जाता है, शैडोज मतलब भारी हो जाना बारिश की बूंदों से, इतना ज़्यादा भारी हो जाता है कि उससे क्या आने वाला हो, बारिश होने वाला हो. एंड व्हाट डू मीन बाई स्टारी स्फीयर? स्टारी स्फीयर जो है वो किसको रेफर कर रहा है? तो जब आसमान में जो है तारे क्या हो, भरे हुए हों, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी जो पोएट है वो क्या कर रहे हैं, स्टारी स्फीयर्स कर रहे हैं. मतलब आसमान जो पूरा का पूरा क्या हो, बादलों मतलब ये तारों से भरा हुआ है. So when the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आसमान जो है बहुत काले घने बादलों से भर जाता है और आसमान जो है वो किससे भरा हुआ है, तो स्टारी स्फीयर्स मतलब जो है बहुत सारे तारों से भरा हुआ है. इट मीन्स द टाइमिंग ऑफ दिस पोएम इज़ व्हाट, एट नाइट. सो इस पोएम का जो टाइमिंग है वो क्या है, रात का समय है. So at that time उस समय क्या होता है, huge clouds which are full of moisture move around in the sky and the sad darkness. And what do you mean by melancholy? Sad होता है. And the sad darkness of the night is wiped off by the raindrops. अब क्या था, gently weeps in rainy tears. अब कह रहा है आगे कि जब रात में पूरा अंधेरा छा जाता है, आसमान में पूरे काले घने बादल छाए हुए हैं और तारों से भरा हुआ है, तब क्या होता है कि जो क्लाउड पूरा भारी था, जो मॉइस्चर से भरा हुआ था, आसमान में घूम रहा था, वो क्या होता है, उदासी से. व्हाट डू मीन बाय मिलांकोली? उदासी से क्या करता है, रोता है. और उसके जो विप्स हैं, उसके जो आंसू हैं, वो किसके रूप में आते हैं, टीयर्स के रूप में आते हैं. किसके रूप में, टीयर्स के रूप में. और कहाँ से आते हैं, स्काई से आते हैं, आसमान से आते हैं. नाउ द पोएट इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स टू टीयर्स. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, रेनी टीयर्स. मतलब जो टीयर्स है, सॉरी जो रेन ड्रॉप्स हैं, उन रेन ड्रॉप्स को पोएट किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो टीयर से कंपेयर कर रहे हैं. एंड ही सेज दैट द डार्क स्काई विच सीम्स टू बी वेरी सैड, इट अपीयर्स एज इफ इट इज़ क्राइंग एंड रेन ड्रॉप स्पेयर द टीयर्स सेड बाय. अब उन्होंने आगे क्या बताया कि जो ये रेन ड्रॉप्स जब जैसे मतलब ये तो उन्होंने टीयर से कंपेयर कर दिया, और ये जब मतलब टीयर्स उसके गिरते हैं तो वो किसके रूप में आ रहे हैं, बारिश के बूंदों के रूप में पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, बरस रहे हैं. ही एड्स लाइक दैट इट इज़ लाइक ब्लेस इन टू गो लाई इन टू द बेड एंड हिज रूम. अब वो क्या कर रहे हैं कि व्हाट ब्लेस प्रेस द पिलो. मतलब जब आसमान से बारिश हो रहा हो तब व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कि जो पोएट है वो कहाँ चले गए हैं, अपने रूम में चले गए हैं, और अपने रूम में जा कर के वो क्या कर रहे हैं, पिल्लो को प्रेस कर रहे हैं. अब पिल्लो को क्यों प्रेस कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो रेन ड्रॉप्स, और इसलिए वो अपने कहाँ चले गए हैं, रूम में चले गए. Of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain over it. तो राइटर क्या करते हैं कि जब बारिश होना शुरू हुई है तो जो राइटर हैं वो कहाँ चले गए हैं, अपने रूम में चले गए और पिलो को प्रेस कर रहे हैं और उसका बारिश के जो बूंदे का जो साउंड है उसके सुखद अनुभव को वो फील कर रहे हैं. और उन्होंने अपने रूम को क्या कहा है, कॉटेज चैम्बर बेड कहा है. तो वो क्या कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा सुखद अनुभव होता है कि जब अपने रूम में चले जाएं और और जो पिलो है उसको प्रेस करें. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवर इट. और जो छत के ऊपर जो बारिश गिर रही है उस बारिश के बूंदों की आवाज़ों को सुनने का जो अनुभव होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है. सो वो क्या कर रहे हैं कि एंड लाई मतलब बेड पे पड़े रहना और जो रेन ड्रॉप्स हैं उसके आवाज़ को क्या करना, सुनना. और वो रेन ड्रॉप्स कहाँ गिर रहा है, तो छत पे गिर रहा है, जो उनका कॉटेज चैम्बर है ना उसके छत पे. नाउ आई एम मूविंग टू द
नेक्स्ट स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पे टिंकल का मतलब क्या है? तो टिंकल का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे नोट्स में, मतलब नोट्स मतलब जिसको क्या कर सकते हैं, जो म्यूज़िक की आवाज़ होता है उसको नोट्स कहते हैं, मतलब छोटे छोटे नोट्स में, मतलब बहुत धीमे धीमे साउंड में क्या करना, धीमे धीमा साउंड होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंकल कहते हैं। और सिंगल्स का मतलब क्या होता है कि रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन, जैसे छत बनाने में क्या होता है, टाइल्स का इस्तेमाल होता है, खपड़े का इस्तेमाल होता है। और ये जो कॉटेज चैम्बर है पोएट का, वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो वो लकड़ी के तक, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जिसको टाइल्स के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उससे वो बना हुआ है। हैज़ इको, इको मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग एक बंद रूम में जब भी बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या होता है? जोर से मतलब उसका आवाज़ जोर से होता है और वो रिपीट होता है। तो इको मतलब क्या होता है? रिपीटेड साउंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वूफ? व्हाट डू यू मीन बाय वूफ? वूफ जो है विफ्ट, विफ्ट मतलब दैट थ्रेड वुवन अक्रॉस द लूम, मतलब जैसे कोई आपने देखा होगा जो सुई धागा वाला धागा होता है तो वो कैसे लपेटा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम वूफ कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? पैटर। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि जो यहाँ पे जो पैटर है उसका कंपैरिजन किससे किया गया था? रेन ड्रॉप से किया गया था। एंड सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा। सो इस स्टेंजा में राइटर क्या कर रहे हैं कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल, कि हर एक बूंद, हर एक रेन ड्रॉप्स जो इस लकड़ी के तख्ते पे गिरता है, जो कॉटेज के ऊपर गिरता है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। तो जैसे जैसे ड्रॉप गिरता है, उस ड्रॉप के गिरने से जो राइटर का जो हार्ट है उसमें क्या होता है? इको प्रोड्यूस होता है, मतलब मेमोरीज आते हैं। सो व्हाट? The poet is expressing his feelings when he hears the raindrops falling on the roof of his house. And what? He says that every tinkle on the shingles has an echo in the heart. और वो कहते हैं कि हर बूंद जो गिरता है उनके हार्ट में क्या प्रोड्यूस करता है? इको प्रोड्यूस करता है। Whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and in his dreams. He has many different fanciful dreams, fanciful imagination, fanciful memories in his minds. अब वो क्या कहते हैं कि एंड जैसे जैसे वो इको प्रोड्यूस होता है तब उनके जो बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज, वो ड्रीमी फैंसीज अब किसको कह रहे हैं? अपने मेमोरीज को कह रहे हैं कि जैसे जैसे इको आता है तो उनमें क्या होता है? उनके सारे मेमोरीज जो है वो धीरे धीरे बाहर आते हैं। इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बिजी बीइंग स्टार्ट? सो बिजी बीइंग रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड हियर द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ। अब बिजी बीइंग किसको कहा जा रहा है? तो बिजी बीइंग ह्यूमन को कहा जा रहा है। अब बिजी बीइंग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इंसान जो है वो अपने काम में, अपने लाइफ में इतना ज़्यादा मशगूल रहता है, इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि उसको अपने मेमोरीज़ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए याद करने का वक्त ही नहीं मिलता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे हजारों की संख्या में जो उनके ड्रीमी फैंसीज हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 recollections weave the air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि that he recollects many memories of past which came back into his mind as dreams. अब वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारी यादें जो पोएट के मन में था वो क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। किसके रूप में? स्वप्न के रूप में, सपने के रूप में। उनके जो जितने भी मेमोरीज थे वो क्या हो रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि एज ही लिसन to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind, and the memories of the past come back in form of dreams. और क्या आगे कहा? As I listen to the patter of the rain upon the roof.
और ये सारे मेमोरीज उनको कब आते हैं, जब वो क्या करते हैं, रेन ड्रॉप्स को सुनते हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सारे जो मेमोरीज हैं, ये सारे जो फैंसी ड्रीम्स हैं, जो इमेजिनेशंस हैं, जो मेमोरीज हैं, जो रिकलेक्शंस हैं, वो कब बाहर आते हैं, कब बाहर आता है उनके हार्ट में, उनके यादों में, उनके मन में, उनके सपनों में, कब, जब वो उसके पैटर को, जो रेन ड्रॉप का जो पैटर है उसको सुनते हैं तब। And now we will see the last stanza of the poem. Now in memory comes my mother, as I used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the singers by the patter of the rain. So few words that we see. Era. एरा इज़ अ ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। एरा जो है वो बहुत पुराना पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, बिफोर होता है। डॉन का मतलब जो सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह का जो सूर्य निकलता है उसको डॉन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज लिस्ट। हेयर लिस्ट मीन्स इट इज़ अ ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। लिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, सुनना है, जो पहले की पोएटिक डिवाइस में यूज़ किया जाता था। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिफ्रेन। So refrain, a repeated part of a poem or a song here, or the sound of the rain. यहाँ पे refrain का मतलब क्या है, repeated, किसी भी song या poem में जो कोई भी part repeat होता है तो उसको refrain कहा जाता है, ओके। और यहाँ पे क्या repeat हो रहा है, the sound of the rain. So in this stanza what we have seen that poet is introduces his mother. अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पोएट हैं उनके मेमोरी में कौन आए हैं, तो उनकी माँ आई है, उनकी माँ उनके मेमोरी में आई है। और वो क्या कहते हैं कि दैट ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर। और वो जो किसको याद कर रहे हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। और वो क्या याद कर रही है कि मतलब क्या याद कर रहे हैं कि आज से सालों पहले जो उनकी माँ उनके साथ किया करती थी। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट करने की बात है कि दैट द मदर ऑफ द राइटर इज़ नॉट अलाइव नाउ। कि जिस समय पोएट इन सारी चीज़ों को ड्रीम कर रहे हैं उस समय पोएट की माँ जो है वो जीवित नहीं है, वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है। इसके पहले वाले स्टेंजा में हमने क्या देखा था कि जो पोएट हैं वो क्या करते हैं कि पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, मतलब जो उनके मेमोरी, पास्ट के मेमोरीज़ को लेकर के आते हैं। अब पास्ट के मेमोरीज़ को लेकर के आते हैं मतलब ये भी एक पास्ट की मेमोरीज़ है, और जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उनकी माँ जो है वो जीवित अब नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि उनकी जो माँ थी उनसे बहुत सारा प्यार करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, एंड हेयर द डार्लिंग ड्रीमर्स इज रेफर्स टू द सिबलिंग्स ऑफ द पोएट। यहाँ पे जो डार्लिंग ड्रीमर्स है वो किसको कहा जा रहा है, तो पोएट के जितने भी भाई बहन थे सबको क्या कहा जा रहा है, डार्लिंग ड्रीमर्स। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को याद कर रहे हैं, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अरे सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। कि मतलब वो जो है वो क्या करती थी कि दैट जब सुबह होने वाला होता था तो वो वहाँ से उनकी जो माँ है वो क्या करती थी, मतलब उनको छोड़ के चली जाती थी, उनका अपना काम करने के लिए वो चली जाती थी। एक बार फिर से इसका मतलब समझिए कि अरसी लेफ्ट देम टिल द डॉन कहने का मतलब क्या हुआ कि उनकी जो माँ थी, जो पोएट की जो माँ थी, पोएट को और उनके बच्चों, पोएट को और उनके भाई बहनों को सोने के लिए छोड़ देती थी। कब तक, अगले सुबह तक। टिल द डॉन का मतलब क्या हुआ, टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो नेक्स्ट मॉर्निंग तक जो है वो पोएट और उनके सिबलिंग्स को वो सोने के लिए क्या कर देती थी, छोड़ देती थी। और वो क्या कर देती थी, उनको सोने तक, मतलब जैसे बच्चे को सुलाने के लिए जब भी उनके माँ बाप जाते हैं तो बेड पे डालने के बाद, चादर डालने के बाद, अगर ठंड का मौसम है तो क्या करते हैं, 2 मिनट तक उसको देखते हैं। तो जो उनकी माँ थी वो भी क्या करती थी, देखती थी अपने बच्चों को, मतलब जब बच्चे उनको लिटा देती थी, बच्चों को सुला देती थी, तो फिर अपने बच्चों को छोड़ने से पहले अगले सुबह, जैसे बच्चों को छोड़ने के लिए, मतलब रात में सुलाने के लिए माँ आई और वहाँ पे बेड पे सुला दी उनकी माँ, और फिर जो है उनको अगले सुबह, मतलब अब तो अगला सुबह ही आके मिलेंगे ना, बीच रात में तो बहुत रेयर केस में उठेंगे, और उसके पहले जो है अपने बच्चों को पूरे बड़े प्यार से निहारते रहते थे, देखते रहते थे। और उस चीज़ को जो है वो पोएट क्या कहते हैं, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। अब आगे क्या कह रहे हैं कि पोएट जो है उस एडोरिंग, क्या कर सकता है, एडोरेबल गेज को, जो वो बहुत ज़्यादा सुंदर सा, बहुत ज़्यादा प्यारा सा जो उनका देखने का जो तरीका था, जो निहारने का जो वे था उनकी माँ का,
उस चीज़ को पोएट अभी भी क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी माँ जो है अभी भी उनको क्या कर रही है, उसी नज़र से, उसी प्यार से, उसी खुशी से क्या कर रही है, इनको देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और आगे वो क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किससे याद आ रहा है, इस बारिश की बूंदों से आ रहा है। एज आई लिस्ट का मतलब लिसन, एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब द रिपीटिंग साउंड ऑफ द रेन। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो, ये सारी मेमोरीज हैं वो क्यों आई हैं, क्यों, क्योंकि वो जो है वो बार बार इस रेन ड्रॉप्स को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और ये सारा जो म्यूज़िक का नोट है, जो साउंड है, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो रेन ड्रॉप से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कहाँ गिर रहा है, जो चैम्बर, जो कॉटेज चैम्बर है, जो छत है, उस छत के ऊपर गिर रहा है। और सिंगल्स का मतलब हमने आपको बताया था कि लकड़ी का तख्ता होता है जिससे कि कॉटेज बना हुआ है खपड़े की तरह, और वो ये वहाँ पे है। तो वो जो कहाँ वो नोट बज रहा है, तो वो नोट जो है वो लकड़ी के तख्ते पे बज रहा है। और कैसे बज रहा है, तो बाय द पैटर ऑफ द रेन। वो किससे बज रहा है, तो जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं उससे वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग कुछ पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा में, फर्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड है ह्यूमिड और होवर, एंड विच इज़ व्हाट, एलिट्रेशन। एंड व्हाट इज एलिट्रेशन, द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसिक्यूटिव वर्ड। एलिट्रेशन क्या है कि जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है स्टार्टिंग में, जैसे ह्यूमिड में एच जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और होवर में भी क्या है, एच साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमारा जो ह्यूमिड है और जो होवर है वो मेरा क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे स्टारी एस जो है वो भी मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, स्फेयर भी मेरा है कॉन्सोनेंट साउंड, और दोनों एस से शुरू है। तो स्टारी स्फेयर्स क्या हो जाएगा, ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। इन द सेम वे पी पी प्रेस एंड पिलो ऑल्सो विल बी एलिट्रेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज लाई एंड लिसनिंग। Same, both of them has the same sound, and which is L, which is consonant sound. So these two also will be what, alliteration. And the next one is what, personification. What is personification? Treating non-living thing as a living being. जब किसी non-living thing को as a living thing represent किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, personification कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, melancholy darkness, मतलब जो बादल है, जो क्लाउड है, जो बादल है वो क्या है, यहाँ पे डार्कनेस, डार्कनेस को आप देखो, यहाँ पे डार्कनेस को क्या कहा जा रहा है, कि शोक कहा जा रहा है, कि डार्कनेस जो है उदास है। अब डार्कनेस उदास कैसे हो सकता है, डार्कनेस इज ए नॉन लिविंग थिंग, एंड जो उदास कौन होता है, सो लिविंग है। इट मीन्स हियर डार्कनेस इज पर्सनिफाइड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंज, सो इट इज ऑल्सो हियर यू कैन सी that where is the alliteration. So first of all we find out the alliteration. So as we see, busy, being, so B sound is repeating, so that's why it will be alliteration. And the next one is dear and the thread, both of them is starting with T sound, so that's why it also will be what, alliteration. TH sound, TH sound. Now the next one is personification. And where is personification, as we see, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो उनकी यादें थी, उन्होंने क्या किया कि उन यादों का जो मतलब धागा है उसको मिला करके क्या बनाया कि लूम बनाया गया, एक रील बनाया गया ना, जिसे सुई धागा वाला होता है, वो बनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि यादें जो है एक रील कैसे बना सकती हैं, ये तो सिर्फ एक लिविंग थिंग ही कर सकता है। सो यहाँ पे जो रिकलेक्शंस था वो मेरा क्या हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड विच इज द लास्ट वन, विच इज थर्ड स्टेंजा. So here as we can see that memory, mother, M sound is repeating, so that's why memory, M is also memory, my mother. So all these three words will be what? Alliteration. And there is also another sound, that is darling and dreamers. D sound is repeating and D is also in the starting, and it is a consonant producing sound, so that's why darling and dreamers, both these two words will be what? Alliteration. So I hope you have understood this lesson very well. Thank you and have a nice day.